सुप्रभात बच्चों। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी है और इसका सारांश मैंने आपको गूगल मीट पर जब आपसे पार्ट डिस्कस किया था तब विस्तार से इसका सारांश के बारे में आपको बता दिया था। आज हम इस पार्ट की टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको बता दिया गया था कि दो मित्र हैं, मोहन और धनराम। मोहन ब्राह्मण का लड़का है, धनराम लोहार का लड़का है। तो दोनों में जातिगत भिन्नता है और साथ ही साथ जो उनका जो स्तर है पढ़ाई का, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। तो मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट है और धनराम बेचारा, उसको कुछ नहीं आता। तो ब्राह्मण का बच्चा कुशाग्र बुद्धि है और वो मंद बुद्धि है। तो मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अब ये कहानी जो है एक सर्कुलर फ्रेम में बंधी हुई है, यानी यहाँ से कहानी स्टार्ट नहीं होती बल्कि घटना बीच में आती है। जो मुख्य कहानी है वो सारी की सारी बीच में है। ये तो कहानी के एंड से स्टार्ट किया गया, इसी को बोलते हैं लिटरेचर में सर्कुलर फ्रेम। सर्कुलर में क्या होता है कि कहीं अंत से कहानी शुरू होती है। कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो कहानी की एंडिंग है उसमें, जैसे कोई आदमी जेल में बंद है, मान लीजिए फिल्म का जो हीरो है वो जेल में बंद है, तो उनसे पूछता है कोई आदमी कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तब वो अपने जीवन की सारी घटना को उसको बताता है और लास्ट में आकर के फिर वो फिर से जेल में दिखाया जाता है। तो सारी की सारी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। तो ये कहानी भी आपको फ्लैशबैक में ही आपको मिलेगी। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। तो मोहन लोहारों के मोहल्ले की ओर चल जाता है। अनायास ही, अपने आप ही उसके पैर लोहारों के मोहल्ले की ओर चले जाते हैं। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर आ जाते हुए दूर से सुनता रहा था। तो उसका शिल्पकार टोले की ओर मुड़ने की वजह जो है, उसके बचपन का मित्र है धनराम लोहार, और बचपन में वो कैसे थे एक साथ वो मैं आपको कहानी के मध्य में बताऊंगा। तो धनराम लोहार की दुकान से आने वाली जो लोहे की अनुगूंज थी, लोहे पे जब हथौड़ा पड़ता है उसकी जो अनुगूंज थी वो 3-4 दिन से उसके कानों में पड़ रही थी। मोहन को अपने गांव में आए हुए 3-4 दिन हुए थे। मोहन लखनऊ से वापस आता है अपने गांव में, और जब वो सुनता है कि लोहारों के मोहल्ले से लोहे के खनखनाने की आवाज़ आ रही है तो वह उस ओर मुड़ गया। निहाई लोहारों के पास में एक बहुत मोटा लोहे का गुटका होता है जिस पर वो दूसरी बारीक चीज़ों को रख के हथौड़े से पीटते हैं उसको, ठीक है। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़। यदि आप कभी लोहारों के मोहल्ले में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि लोहार संडासी से किसी लोहे की चीज़ को भट्टी के अंदर गर्म करता है तो वो लाल हो जाती है, फिर वो बाहर निकाल के उसको निहाई पे रख के हथौड़े से पीटता है। तो पहले जो आवाज़ आती है वो धप की आती है, क्योंकि उस समय जो लोहा होता है थोड़ा सा लिक्विफाइड होता है, सॉलिडिटी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो नर्म हो जाता है, इसलिए धप की आवाज़ आती है। और जैसे ही लोहा ठंडा होता जाता है उस पर जो लगने वाली चोट है वो ठनकती है, ठनकने का स्वर आता है, खनखनाने का स्वर आता है। तो इस तरह से उधर से आवाज़ आ रही है, मानो कोई लोहार पहले गर्म लोहे को निहाई पे रख के हथौड़े से पीट रहा हो तो धप धप की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जब लोहा ठंडा हो जाता है वही तो आवाज़ ठन ठन की आवाज़ सुनाई देती है। निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक। जब निशाना साधते हैं यानी जिस जगह चोट मारनी होती है तो अभ्यस्त लोग जो होते हैं, एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, वो सीधा उस जगह चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि गलती हो सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, पहले खाली निहाई पर चोट मारते हैं और उसके बाद में फिर वो उस चीज़ पे चोट मारते हैं जिसको हमें पतला करना होता है या तेज़ करना होता है। और इन तीनों आवाज़ों को मोहन दूर से ही पहचान सकता था। तो क्यों पहचान सकता था, उसको क्यों अंदाज हो गया था कि ये धप धप की आवाज़ गर्म लोहे की है, ठन ठन की आवाज़ ये ठंडे लोहे की है, और जो खनखनाहट का स्वर है वो किस चीज़ का है, निहाई पर खाली हथौड़े के लगने का है। तो इन आवाज़ों को सुनने का उसका तजुर्बा कहाँ से हुआ, ये भी वो लखनऊ में ही सीख के आया, और मजबूरी बस उसको इतना इस तरह का काम सीखना पड़ा। आगे आते हैं। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। तो उसके घर में एक हंसुआ है, हंसुआ होता है जो घास को काटने के काम आता है, और लंबी बेंट वाला है यानी उसका जो हत्ता है, हंसुए का जो हत्ता है जिसको बिंटा भी बोलते हैं आम गांव की भाषा में,
वो थोड़ा लंबा है। उसको हंसुए को लेकर के वह इस उद्देश्य से अपने घर से निकला था कि खेतों के किनारे जो घास उगाई है और कांटेदार झाड़ियाँ उगाई हैं उनको मैं काट छांट के साफ कर दूंगा ताकि खेत की सफाई हो सके, खेत के किनारे साफ हो सकें। बूढ़े वंशीधर जी। अब बच्चों आपके सिलेबस में वंशीधर नाम के 2 पात्र हो गए। एक तो नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र था वंशीधर, और इस पार्ट में वंशीधर जो हैं वो मोहन के पिता हैं। तो बूढ़े वंशीधर जो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, उनके बूते का अब यह काम नहीं रहा। वो पहले इस काम को, खेती के काम को कर सकते थे, लेकिन अब जब से बुढ़ापा आना शुरू हुआ है तब से वो इस काम को करने में सक्षम नहीं रहे हैं, शरीर उनका साथ नहीं देता। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कैसे कहाँ कर पाते हैं। तो उनका काम क्या था, पुरोहिताई करना, यजमानों के घर जाकर के मंत्रोच्चार, मंत्र आदि करना, पाठ करना, कथा कहना, ये काम वो किया करते थे, और इसी से उन्होंने अपना घर संसार चलाया था, अपना परिवार पाला था। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, इसलिए इस काम को भी वो ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे, और क्योंकि वो एक अच्छे ब्राह्मण थे, साफ नियत के ब्राह्मण थे, अपना ब्राह्मण का जो कार्य था उसको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से किया करते थे, इसलिए यजमान लोग उन पर बड़ा यकीन करते थे, निष्ठा और उन पर श्रद्धा भी रखते थे। तो पूरी तरह से उनके यजमान लोग थे जिनके यहाँ वो पूजा किया करते थे, वो लोग उनसे बड़े प्रभावित रहते थे, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई कोताही नहीं बरती अपने काम में। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। ब्राह्मण के लिए जरूरी होता है कि वो मंत्रोच्चार में बहुत अच्छा हो, वो व्रत रखता हो, वो उपवास रखता हो, वो शुद्ध मन वाला हो। तो शरीर क्योंकि बुढ़ापे का था वंशीधर जी का, इसलिए अब उतना कुछ वो नहीं झेल पाते थे। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। तो अपने बेटे से उनको सहारा चाहिए था। बुढ़ापे में अपने बच्चों से हर आदमी को उम्मीद होती है। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। गणनाथ हो सकता है आसपास में किसी जगह का नाम हो। तो वो कह रहे हैं अपने बेटे को क्या कह रहे हैं, वो अपेक्षा रखते हैं बेटे से कम मैं जिस काम को करता हूँ मेरा बेटा उस काम को, पंडिताई के काम को संभाल ले। तो वो कहते हैं कि चंद्रदत्त जी जो वहाँ रहते हैं गणनाथ में, उनके लिए मुझे रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद मुझसे नहीं होगा। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई, अब बूते की नहीं। ये जो उनका गांव है गणनाथ, वो यहाँ से 2 मील की सीधी चढ़ाई के बाद है, और इस उम्र में मैं उस चढ़ाई को कैसे चढ़ूं। एक ना भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। कुछ समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। तो मोहन उनका आशय न समझता हो। उन्होंने ये चीज़ किस आशय से कही थी कि उनका बेटा उनकी जिम्मेदारी को समझे, और यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बेटा उस काम को करे। तो मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, यानी मोहन उनके आशय को बखूबी समझता था। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है न वैसी गति। लेकिन पिता अपने काम में माहिर थे, और पिता जितना माहिर वो उस काम में नहीं था। अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और ये जो होता है पूजा पाठ का काम, कथा का काम, तो उसमें उस तरह का अभ्यास उसको नहीं था, वैसी गति उसकी नहीं थी जैसे कि उसके पिता की थी। इसलिए वो उस काम को करने में अपने आप को सक्षम नहीं मानता था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। तो पिताजी अपनी मजबूरी दर्शा रहे थे, लेकिन मोहन ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि मैं आपका इस मामले में कुछ सहयोग कर सकता हूँ। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। जैसे पिताजी ने बात उछाल दी थी वैसे ही वो बात हवा में ही लटकी रह गई, उसका कोई जवाब बच्चे ने नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था। हाँ, उसने सोचा कि चलो पिताजी का जो वर्कलोड है उसको मैं कम कर सकता हूँ दूसरे तरीके से, कि चलो खेती का काम संभाल लेता हूँ, क्योंकि पूजा पाठ का तो मेरे बस का है नहीं। चला ही था वो खेतों की ओर, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए जब उसने देखा कि जिससे उसको झाड़ियाँ काटनी है वो हंसुआ, उसकी जो धार है उसे लगा वो पूरी तरह से कुंद हो चुकी है। कुंद का मतलब मोथरा हो गया है, ब्लंट हो गया है, शार्प नहीं रहा, धार तेज नहीं थी, खुंडा हो गया था।
धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। तो चित्रात्मक शैली है, एक चित्र सा प्रस्तुत हो जाता है हमारे सामने। वो पहुंच गया धनराम के पास, और धनराम कौन है? मोहन के बचपन का मित्र है, जो उसके साथ ही पाठशाला में पढ़ता था। तो धनराम ने अपने पिताजी की जो दुकान थी उसको संभाल लिया था, अब वो वहाँ लोहे का काम करता था। तो बाएं हाथ से वो धोखनी फूंक रहा है, यानी फूंकनी में से हवा फेंक रहा है आग के ऊपर ताकि आग जल जाए, और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा है। दूसरे हाथ से संडासी से वो लोहे को पलट रहा है, उलट रहा है, जिससे कि लोहे को ठीक से गर्म किया जा सके भट्टी के अंदर जो लोहा पड़ा हुआ है। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा। तो भट्टी से थोड़ा दूर एक खाली कनिस्तर पड़ा हुआ था, मोहन उस पर जाके बैठ गया और उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था, और देख रहा था कि उसका मित्र धनराम उस काम को कितनी कुशलता के साथ कर रहा है। तब मोहन ने अपने धनराम नाम के उस मित्र से पूछा, जो कि लोहार का काम कर रहा था। बचपन की बातों में अब दोनों आ गए हैं, वापसी हो गई है बचपन में। यहाँ से आपका जो लेसन है वो फ्लैशबैक में शुरू होने वाला है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, तो मोहन ने पूछ लिया, क्योंकि मोहन कई साल से गांव से बाहर लखनऊ में रह रहा था, तो उसको गांव के बारे में अब उतनी जानकारी नहीं थी। तो वो अपने मित्र से पूछता है धनराम से, भाई जो मास्टर जी हमें पढ़ाते थे त्रिलोक सिंह, वो तो अब गुजर गए होंगे, अब तो वो मर गए होंगे ना। तो वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। तो ये जिक्र उसने किया और दोनों मित्र अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया। अब पूरी फिल्म जो है आपकी वो फ्लैशबैक में ही चलेगी। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, आंखें चमकने लगी, खुश हो गया। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, हमारे मास्टर जी त्रिलोक सिंह क्या गजब के आदमी थे। अभी पिछले साल ही गुजरे, अभी पिछले साल ही उनका देहांत हुआ। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। वो भले ही हमें नहीं पढ़ाते थे, बचपन में पढ़ाते थे, अब हम बड़े हो गए थे, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी मास्टर जी की छड़ी का डर आज तक मेरे मन में था। दोनों हो करके हंस दिए इस बात पे। दोनों मित्र हंस पड़े। हाँ भाई, छड़ी बहुत जोर से मारते थे मास्टर जी। तो मास्टर जी जब छड़ी मारते थे वाकई बहुत जानदार मारते थे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। अब वो बीती हुई दुनिया में लौट जाते हैं। गोपाल सिंह एक दुकानदार का नाम है, गांव में दुकान थी उनकी। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस दे दिया आपको, पास्ट टेंस नहीं रहा। अब तक था पास्ट टेंस में, जो जिक्र कर रहे थे दोनों मित्र वो पास्ट टेंस में चल रहा था सेंटेंस, लेकिन अब है प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये पूरी तरह से फ्लैशबैक शुरू हो गई है। गोपाल सिंह की दुकान से मास्टर जी रोज गोपाल सिंह की दुकान पर बैठते थे, हुक्का पीते थे, और आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह जैसे ही मास्टर जी स्कूल की चार दीवारी में आते थे, स्कूल में एंट्री करते थे, तो थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। तो जैसे ही मास्टर जी की एंट्री होती थी स्कूल में, मानो बच्चों को सांप सूंघ गया हो। फिर वो कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? हाँ बे, प्रेयर कर ली? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंच ही जाता। जानते थे मास्टर जी कि प्रार्थना अगर हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान इतनी दूर थोड़ा ही थी जहाँ तक उनकी बच्चों की आवाज़ ना पहुंचती। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, प्रार्थना कर ली, और फिर एक एक लड़के को घूर के देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़ उनकी आती है, मोहन नहीं आया आज? कहाँ है मोहन? और मोहन कौन था? मोहन उनका चहेता शिष्य था, प्रिय शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि बालक था। पढ़ने में ही नहीं, गायन में भी बेजोड़। केवल पढ़ाई में होशियार नहीं था बल्कि गाता भी बड़ा अच्छा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। मास्टर जी की अनुपस्थिति में वही पूरे स्कूल को देखता था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो प्रतिदिन वही स्कूल में प्रार्थना भी कराता था। बच्चों आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।